हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, हम लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण का मतलब क्या है? ऐसे तत्व जिनकी विशेषता एक जैसी है उनको एक जगह रखना। ठीक है, उनको हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं बेसिकली। और इसके लिए हमने तीन तरीके पढ़े थे। ठीक है, एक तो था दोस्तों डोबेराइनर साहब ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया था, इनका क्या तरीका था वो हमने पढ़ा। फिर इसके बाद में न्यूलैंड साहब का हमने पढ़ा। इसके बाद में दोस्तों मेंडली साहब का पढ़ा है ना। और इन्होंने एक बेसिकली वर्गीकरण करके एक टेबल बनाई जिसको हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी बोला था उसको। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जब इन्होंने वर्गीकरण करा था उस समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। अभी दोस्तों फिलहाल मैं बात करूं, एट प्रेजेंट टोटल 118 तत्व है। तो वो 118 तत्व इनके बताए हुए तरीके के अनुसार वो सेट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उनकी विशेषता एक जैसी नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, इनकी जो पीरियोडिक टेबल है एक बार उस पर और नजर डालते हैं। इन्होंने कुछ इस प्रकार की पीरियोडिक टेबल बनाई थी। सर, इस पे क्या एक चीज आप लोग बताना चाहते हो? देखो, एक्चुअली में दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज पंक्ति आप लोगों को दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड यानी आवर्त। और ये जो वर्टिकल लाइन आप लोग देख रहे हो उसे आप लोग बोलते हैं ग्रुप, और हिंदी में आप लोग वर्ग या समूह बोल सकते हो। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल है या ओल्ड पीरियोडिक जो टेबल है उसमें टोटल कितने आवर्त है और कितने ग्रुप है, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें पीरियड की, आवर्त की, तो पीरियड जो है आवर्त है वो कितने हैं? 7 है। और अगर ग्रुप की बात करी जाए, वर्ग की बात करी जाए, तो टोटल कितने ग्रुप है? 8 है। मैं पुरानी वाली पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, यह पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, क्या आधार रखा? ठीक है दोस्तों, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। जैसे मान लो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। यह बात आपको पता है, सभी को अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया। आर्गन ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? सर 18 है। बिल्कुल सर, सही बात है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 18, यानी इसके एटम में, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी? 11। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11। सिमिलरली आर्गन में बात करें, इसके एक एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी? 18। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 18 तो इलेक्ट्रॉन भी 18। दोस्तों टोटल जो 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें से पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। बचा हुआ एक कहां पर चला गया? अगली कक्षा में चला गया। बहुत बढ़िया। सिमिलरली इसमें क्या होगा? पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। आप मुझे बताइए इनमें से कौन स्टेबल होगा और कौन रिएक्टिव होगा, कौन अभिक्रिया करेगा? कौन अनस्टेबल है, अभिक्रिया करेगा? क्योंकि वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। जो स्टेबल होता है फिर वो कोई रिएक्शन नहीं करता। बताओ, आप बताओ। आप बोलोगे सर इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये स्टेबल नहीं है सर, ये किसी ना किसी से अभिक्रिया करेगा। जबकि इसको अभिक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका कारण क्या है? सर इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों कोई तत्व रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या वो आप लोग इसके एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक से बता सकते हो क्या? बताओ, हां या ना? बिल्कुल सर, बता सकते हैं। तो एक्चुअली में जो मोजले साहब थे, इन्होंने ये बोला कि यार तत्व की विशेषता, उसकी कैरेक्टर है ना, उसका एटॉमिक मास से बेटर उसका एटॉमिक नंबर बताएगा, उसका परमाणु क्रमांक बताएगा। और आप लोग यहां पर देख भी सकते हो कैसे आप लोगों के दो अलग अलग परमाणु क्रमांक से आप लोग बता सकते हो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। तो मोजले साहब ने यही बोला, बोले यार कोई भी तत्व होगा ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बता पाएगा ना, वो एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के मुकाबले एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से बताएगा। और इनकी बात सही भी है, आप लोग देख भी पा रहे हो। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है। तो दोस्तों जो नई पीरियोडिक टेबल बनाई गई, ठीक है, मोजले साहब के द्वारा, तो यार इन्होंने ये बताया कि यार किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है ना, उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। अधिक मौलिक गुण का मतलब क्या है? आप लोगों का मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब वो अच्छे से बता देगा कि यार वो तत्व अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा। समझ में आ गई बात को? बहुत बढ़िया। दूसरी बात,
फिर इन्होंने क्या किया, जैसे पहले क्या किया था मेंडलीव साहब ने, कि जो तत्व थे उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सेट किया था ना, और उन्होंने फिर देखा था कि है ना, फिर प्रॉपर्टी है ना रिपीट होना स्टार्ट हो गई थी, है ना। इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान नहीं, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सेट करा। जैसे मान लो जो भी तत्व ज्ञात थे उनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, मान लो इससे ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व था ना, और हमने उसको यहां पर रखते हैं, लेकिन उसकी विशेषता बिल्कुल इसके जैसी थी तो वो उसको नीचे आ गया, इससे ज्यादा वाला जस्ट इसके नीचे आ गया, उसकी विशेषता भी इसकी जैसी थी, तो है ना, एक पीरियड के बाद में, अंतराल के बाद में प्रॉपर्टी अच्छे से रिपीट हो रही थी। तो अगर एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने सजाया तो प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छे से रिपीट हो रही थी, एक अच्छी टेबल यहां पर बन पाई, जिसे आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम दिया। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इन्होंने बेसिकली एक लॉ दिया, एक नियम दिया। क्या दिया? उन्होंने बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, किसी भी तत्व की जो विशेषता है ना, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होती है। इसका मतलब अगर आप लोग उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में सेट करोगे तो हर अंतराल के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एक संदीप यादव जी है, अपना नंबर लिख रहा है और बोल रहा है पर कॉल करना प्रियंका जी। क्यों संदीप यादव जी? संदीप यादव जी अभी आप मुझे जवाब दोगे इस चीज का कि आप पे अपना मोबाइल नंबर लिखा है और उस पर बोल रहे हो इस पर कॉल करना प्रियंका जी, इसका जवाब दो। ये आपने क्यों लिखा है, वरना ब्लॉक करूंगा। शर्म आती है आपको? नहीं, ब्लॉक करूंगा। आपने चाहे पैसे दे दिए हो, 799 तो दिया है, कोई एहसान थोड़ी कर दिया मुझ पे। इधर आके पढ़ने के बजाय इधर फालतू की बातें कर रहे हो आप। शर्म नहीं आती आपको? आपके माता पिता इतने मेहनत करके मतलब आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए वो कर रहे हैं कि यार चल कोई बात नहीं बेटा, अभी आप कमाओ मत, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आप इधर की ऐसी हरकतें कर रहे हो। सही में ये बिल्कुल भी, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। ये जो आप हरकतें कर रहे हो ना, मतलब शर्म आने वाली बात है। सॉरी सर, नहीं किस चीज की सॉरी? सॉरी करने से तुम्हारा चरित्र सही हो जाएगा कि सॉरी बोलने से? चरित्र सही हो जाएगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा सॉरी बोलने से? तुम्हारा चरित्र सही हो जाएगा, तुम्हारी भावना सही हो जाएगी, तुम्हारा जो मेहनत करने का जो एक गुण होता है इंसान में वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, और मैं ब्लॉक कर रहा हूं, ध्यान रखिए। ये इस तरह की हरकतें नहीं चलेगी क्लास में। ठीक है, दिए होंगे अपने पैसे, ले लीजिएगा, पैसे ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए मुझे। बच्चे चाहिए मेहनत करा रहा हूं, मेरे साथ में मेहनत करे, सिलेक्शन ले। ठीक है, ब्लॉक कर दिया मैंने। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं, एक एक चीज ये कर रहा हूं, आप मेरे साथ में मेहनत करो, सिलेक्शन लो। 100% होगा, क्यों नहीं होगा? बोलते हो सिलेक्शन मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके लिए मेहनत करना मुश्किल है, इसलिए आपको सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है। बहुत आसान है। बताओ कौन सी इतनी मेहनत में कर रहा हूं, फालतू की बातें कर रहे हो आप लोग इधर। चलो आ जाओ, अब इधर पढ़ाई करो दोस्तों। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे जितने भी तत्व थे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अभी मान लो 20 तत्व है, अभी हमारे पास में 20 तत्व है। हमने क्या करा, इन 20 तत्व के सबके अलग अलग एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक थे, हमने सजाया। मान लो पहले वाले को इधर रखा, दूसरे को इधर रखा, तीसरे को इधर रखा, चौथे को इधर रखा। दोस्तों हमने क्या देखा, पांचवे वाले का, पांचवा वाला जिसका एटॉमिक नंबर 5 था, उसकी विशेषता बिल्कुल इसकी जैसे थी तो उसको इधर रख दिया। इससे अगला परमाणु क्रमांक वाले की विशेषता बिल्कुल इसकी जैसी थी तो इधर रख दिया। फिर इसका अगला परमाणु क्रमांक वाले तत्व की विशेषता बिल्कुल इसकी जैसी थी तो इधर रख दिया। तो एक पीरियड के बाद में, एक अंतराल के बाद में, जैसे इस वाले एग्जांपल में हर 4 के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है ना, तो ऐसे करके इन्होंने भी क्या बना दी, एक टेबल बना दी, जिसे आप लोग बोल रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं। क्या सर? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। किस नाम से? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी, जो पुरानी आवर्त सारणी थी, उसका लॉन्ग फॉर्म यानी उसका दीर्घ रूप, उसका दीर्घ रूप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इन्होंने जो टेबल बनाई वो ये है। प्लीज अपनी सारी नजर इस टेबल पे रखना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर भी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, उसे पीरियड बोलेंगे क्या? बिल्कुल सर। दोस्तों यहां पर ये जो वर्टिकल लाइन है, इसे भी यहां पर भी ग्रुप बोलेंगे क्या? वर्ग बोलेंगे क्या? बिल्कुल। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहां पर टोटल जो ग्रुप है वो कितने हैं? 18 है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों, किसी भी एक ग्रुप में जो भी तत्व आ रहे हैं ना, उन सबकी विशेषता एक जैसी है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की विशेषता एक जैसी है। यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनकी विशेषता एक जैसी है। समझ में आ रहा है? यहां पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इन सब की विशेषता एक जैसी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ग्रुप कितने हैं? 18 है। बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे कि सर हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप लोग पीरियड बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, आवर्त कितने हैं? गिनो। ये पहला आवर्त, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। लेकिन आप लोग बोलोगे सर नीचे भी मुझे दिख रहा है 8वां 9वां। नहीं दोस्तों, एक्चुअली में क्या है, जो आपका छठे नंबर का आवर्त है ना, उसमें एक तत्व है लेंथेनम। ठीक है दोस्तों, लेंथेनम के आगे जो 14 तत्व है ना, 58, 59, 60, 61, 62, ये एटॉमिक नंबर वाले, उसकी विशेषता बिल्कुल लेंथेनम की जैसी थी। तो अगर उनकी विशेषता लेंथेनम की जैसी थी तो उसको लेंथेनम के नीचे ही तो रखोगे, लेंथेनम के नीचे ही तो रखोगे। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसको अलग से निकाल के हमने इधर रख दिया, है ना। तो ये बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये आपका 8वां आवर्त नहीं है सर, ये छठे पीरियड में से ही आपने 14 तत्व निकाल के इधर रख दिए। सिमिलरली जो आपका एक्टिनियम है, उसके आगे जो 14 तत्व है, उसकी विशेषता बिल्कुल एक्टिनियम की जैसी थी, तो उसको आप इस तरह से रखोगे तो वो भी पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहां से आपने निकाल के इसको अलग रख दिया। तो ये जो है वो आपका 7th पीरियड है, 7वां आवर्त है, और ये कौन सा है? आपका छठा आवर्त है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? 18 हो गए। और टोटल पीरियड, टोटल आवर्त की बात करी जाए तो ये कितने हो गए आप लोगों के? 7 हो गए। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। अब जैसे सबसे पहली बात मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, पीरियड यानी आवर्त किसको बोलते हैं? दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल रो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज पंक्ति, से आप लोग बोलोगे क्या? पीरियड यानी आवर्त। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ पीरियड की बात करें, टोटल आवर्त कितने हैं दोस्तों? 7 आवर्त है। और कोई भी आवर्त की शुरुआत कैसे हो रही है? लेफ्ट से होती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार इस दूसरे आवर्त में कौन से तत्व हैं दूसरे आवर्त में, तो यहां से बोलोगे सर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है। यहां से स्टार्ट नहीं करोगे, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में स्टार्ट करोगे, तो हमेशा लेफ्ट से राइट में चलेगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक चीज और बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, आप क्या इसमें बता सकते हो कि इसके पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? पहले पीरियड में गिन के देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, केवल 2 ही तत्व हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए इसके दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, दोस्तों गिन के देख लो, 8 आ रहे होंगे। तीसरे में कितने हैं? गिन के देख लो, 8 आ रहे हैं। चौथे में कितने हैं? 8 तो थे ही। अब देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चौथे में कितने हैं? 18 है। ठीक है, पांचवे में कितने हैं? 18 है। दोस्तों छठे में बताओ, छठे में कितने हैं? आप बोलोगे सर जितनी पांचवें आवर्त की लंबाई है उतनी ही छठे की है, तो इसमें 18, तो इसमें भी 18 होंगे। लेकिन शायद आप भूल गए, यहां से आपने 14 तत्व निकाल के अलग रख दिए आपने, है ना, अलग रख दिए, वो इसी आवर्त से निकाले आपने। तो 18 + 14 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। दोस्तों 7वें में भी कितने हैं? 32 है। हालांकि इसको हम लोग अपूर्ण भी बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि दोस्तों इस 7वें आवर्त में जितने भी तत्व है ना, उनकी अभी पूरे अच्छी तरीके से स्टडी नहीं हो पाई। पता पड़े, स्टडी होने के बाद पता पड़े ये तत्व यहां पर नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, तो उसको हम लोग अपूर्ण बोलते हैं। वैसे अभी फिलहाल में आप लोग संख्या इसकी 32 मान सकते हो। क्लियर है क्या? समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ जाओ। ग्रुप किसे बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस को आप लोग ग्रुप यानी वर्ग बोलते हो। टोटल कितने आप लोगों के ग्रुप है? 18 ग्रुप है। ठीक है, 18 वर्ग है, ध्यान आप लोग रखिएगा।
दोस्तों वर्गों के जो तत्व होते हैं ना, जैसे पहले वर्ग में जितने भी तत्व आ रहे हैं उन सबकी विशेषता एक जैसी होगी, दूसरे वर्ग में जो भी आ रहे हैं उन सबकी विशेषता एक जैसी होगी, 13वीं में जो आ रहे हैं सबकी विशेषता एक जैसी होगी, 12वीं में जो आ रहे हैं सबकी विशेषता एक जैसी होगी, 18वीं में जो आ रहे हैं सबकी विशेषता एक जैसी होगी। ये मैंने कॉमन चीज आप लोगों को बताया, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है मन में कि इस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सभी की विशेषता एक जैसी क्यों है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी आप लोगों को आगे मैं बता दूंगा, क्योंकि इन सबकी वैलेंसी समान होती है। अभी वैलेंसी क्या होती है अभी थोड़ी देर में बताएंगे, जब हम लोग ट्रेंड पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या बढ़ेगा क्या कम होगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। दोस्तों ये आप लोगों को एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल दी गई है, इसी को हम लोगों को समझना है अच्छे से। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ चीजें दिख रही होगी। एक तो हरे कलर के डब्बे दिख रहे होंगे, हरे कलर के। हो सकता है दोस्तों आप लोगों को देखो यहां पर एनसीईआरटी में हरे कलर के डब्बे है ना, वो बेसिकली मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धातु को। ये जो पीले कलर के डब्बे हैं, मान सकता हूं दोस्तों आपको हरे और पीले में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा। एनसीईआरटी ने थोड़ी सी गलती तो क्या बोलूंगा, थोड़ा सा और है ना कलर बेटर चूज करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है ना। ये येलो कलर वाले डब्बे देख पा रहे हो ना, ये क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। और ये जो पिंक कलर के जो डब्बे आप लोग देख पा रहे हो, ये मेटेलॉइड है, उपधातु है। मैंने आपको बताया था दोस्तों जितने भी तत्व हैं आप लोगों के 118 तत्व है, उनमें से कुछ आपके मेटल्स है, धातु है, कुछ नॉन मेटल्स है, अधातु है, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेषता धातु की है कुछ अधातु की है, तो उसे आप लोग बोलेंगे उपधातु यानी मेटेलॉइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों को, क्या आपको डब्बा दिख पा रहा है क्या, हरा डब्बा और पीला डब्बा थोड़ा सा दिख पा रहा है क्या अलग अलग। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे ना, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, ध्यान से आप लोग देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पीला डब्बा है, हाइड्रोजन, ये ना पीला डब्बा है, यानी ये नॉन मेटल है, अधातु है। बाकी सारे हरे डब्बे हैं, ये सारे के सारे क्या है, आपके मेटल है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि कैल्शियम क्या होता है, तो ये हरा डब्बा है तो मेटल है। मैग्नीशियम क्या है सर, मेटल है। कॉपर क्या होता है, मेटल होता है। दोस्तों फॉस्फोरस क्या होता है सर, ये थोड़ा सा पीला डिब्बा है, ये नॉन मेटल है, अधातु है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इतने सारे तत्व मुझे याद रखने पड़ेंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। अभी दोस्तों सब आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, आ जाओ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो पहला ग्रुप है, पहला वर्ग और दूसरा ग्रुप, ये दोस्तों दोनों मिलके इस बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा सर, एस ब्लॉक बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एस ब्लॉक में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, मतलब एस ब्लॉक में कितने मेटलॉइड पाए जाते हैं, कितने उपधातु पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या इसमें एक भी गुलाबी डब्बा दिख रहा है क्या, नहीं। आप लोग बोलोगे कि सर 0। कितने नॉन मेटल पाए जाते हैं, आपको लगेगा सर सारे के सारे हरे डब्बे हैं, नहीं दोस्तों एक पीला डब्बा भी है। यानी एस ब्लॉक में इकलौता जो नॉन मेटल अधातु पाया जाता है वो कौन सा होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, 13 से 18 ये ग्रुप मिलके जो बिल्डिंग बना रहे हैं, इस मतलब एक इस पूरे के पूरे ब्लॉक को 13 से लेकर 18 ग्रुप वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3 से लेकर 12, ठीक है, ये ग्रुप मिलके ये जो ब्लॉक बना रहे हैं ना, इस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। और दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये जो आप लोगों के लेंथेनाइड्स के आगे जो 14 तत्व है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड्स, और ये एक्टिनियम के आगे जो 14 तत्व है 90 से 103 वाले, उसको आप लोग बोलते हैं एक्टिनाइड्स। तो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मिला के आप लोग क्या बोल दोगे, ये पूरा आपका एफ ब्लॉक कहलाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये नाम कैसे दिया है, एस ब्लॉक क्यों दिया है, पी क्यों दिया है, डी क्यों दिया है, एफ क्यों दिया है। ठीक है सर, रट लेंगे। एक्चुअली में दोस्तों ये दिया किस आधार पर है, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, मुझे नहीं पता मैंने बताया नहीं बताया। जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ सर, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो आपने ये बता दिया पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कोश में। दोस्तों उपकोश के बारे में बताओ, तो अगर मैंने आपको बताया था तो आपको याद होगा, तो 1s2 2s1 इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा आएगा अगर डिटेल में आप लोग लिखोगे। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, एस उपकोश में आ रहा है। तो जिसके भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में आते हैं
वो आपके मतलब ये एस ब्लॉक के अंदर आने वाले सभी तत्व है ना, उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आता है, इसलिए इसका नाम हमने एस ब्लॉक दिया है। ठीक है, जरा डिटेल में जाएंगे, उनके सबके आखिरी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आता है, इसलिए उनको पी ब्लॉक नाम दे दिया। ठीक है, तो ये भी आप जरा ध्यान मत लगाओ, जो मैं चीज समझा रहा हूं केवल उस पर ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए इस डी ब्लॉक के अंदर कितने नॉन मेटल पाए जाते हैं बताओ। एक भी पीला डब्बा नजर आ रहा है क्या? नहीं। यानी और कितने मेटलॉइड, कितने उपधातु पाए जाते हैं? एक भी गुलाबी डब्बा नजर आ रहा है क्या? नहीं। यानी डी ब्लॉक के अंदर सारे के सारे जितने भी तत्व है वो मेटल है। सिमिलरली एफ ब्लॉक के अंदर जितने भी आप लोगों के तत्व है सारे के सारे मेटल है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है एस पी डी एफ, इनमें से ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटल पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसमें तो मेटल है ही नहीं, इसमें भी आपका सॉरी इसमें तो नॉन मेटल अधातु है ही नहीं, इसमें भी नॉन मेटल अधातु नहीं है। दोस्तों यहां पर क्या है, केवल एक नॉन मेटल है, अधातु है। जितने भी नॉन मेटल है आपको सारे पी ब्लॉक में मिलेंगे। देखो ये आप सारे ये पीले डब्बे आप लोग देख पा रहे हो ना, सारे के सारे आपके नॉन मेटल है, तो सबसे ज्यादा अधातु आपको मिलेंगे पी ब्लॉक में। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड भी मिलेंगे, धातु भी, अधातु भी, उपधातु भी, तो दोस्तों यहां पर उपधातु, यहां पर भी कोई उपधातु नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है। यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं? उपधातु भी दिख रहे हैं, आपको अधातु नॉन मेटल भी दिख रहे हैं, मेटल धातु भी दिख रहे हैं। तो ये आपका ये ब्लॉक है। तो आई होप आपको बेसिक थोड़ा सा चीज हल्का सा कुछ समझ में आया होगा, बेसिक जानकारी। ठीक है सर, मुझे एक चीज और बताइए, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया इसमें 4 ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये पहले ग्रुप में क्या क्या आ रहे हैं, दूसरे ग्रुप में क्या क्या आ रहे हैं, तीसरे ग्रुप में क्या क्या आ रहे हैं, चौथे में, 12वें में, 13वें में क्या क्या आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा दूं। जितनी मैं पीरियोडिक टेबल आपको बनाना सिखा रहा हूं केवल उतनी ही आप लोगों को बनानी आनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल सारी ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है ना आप बना के बताओ, याद रखो। नहीं दोस्तों, नहीं रखनी है, नहीं रखनी है। राहुल जी, अगर एनसीईआरटी में मेटेलॉइड अगर इनको बोला गया है तो यही मेटेलॉइड है, यही उपधातु है, ये नहीं है, एंटीमनी नहीं है, बिस्मिथ नहीं है। ठीक है, ये आपका जो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको नॉन मेटल बोला है, अपन भी नॉन मेटल बोलेंगे। कई तत्व को लेके अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीज मिल सकती है, लेकिन हमको जो रेफरेंस लेना है वो एनसीईआरटी का लेना है। एनसीईआरटी ने केवल और केवल आपको इसको मेटलॉइड माना है, उपधातु माना है, हम भी इसी को मानेंगे। ठीक है, आज दोस्तों पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा दूं क्या? बनाना सिखा दूं? बनाना सिखा दूं? आ जाओ दोस्तों। आपको पता है पहले पीरियड में, पहले आवर्त में कौन आता है सर? हाइड्रोजन और हीलियम आता है। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ। ठीक है, और आपको पता है तत्वों को हम लोग बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर में सजा रहे हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इसके बाद में कौन सा आएगा? दूसरा परमाणु क्रमांक वाला। दूसरा किसका होता है? हीलियम का होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं सर? 8 होते हैं। ठीक है, 2 आपके सेट हो गए। ठीक है, सॉरी 2 एटॉमिक नंबर तक हो गया। नहीं, अब यहां पर कहां से स्टार्टिंग होगी? एटॉमिक नंबर 3 वाले से। 3 किसका होता है? लिथियम का। ठीक है, इधर लिख दो। लिथियम के आगे कौन आता है? बेरिलियम आता है। लिख लोगे? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा गैप छोड़ दो, यहां पर स्टार्ट कर दो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहां तक आप बना लोगे क्या? और आपके थोड़े आइडिया के लिए बता दूं, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, यहां से आप लोगों का ये 13वां ग्रुप है, ये 14वां है, ये 15वां है, ये 16वां है, ये 17वां है, ये 18वां है, आपकी थोड़ा सा रेफरेंस के लिए। ठीक है, क्लियर? आ जाओ दोस्तों, यहां तक आप बना लोगे क्या? कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर, यहां तक मैं बना लूंगा। अब आपको करना है हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, और दोस्तों ये आपको नाम भी याद रहने चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, पहले ग्रुप में कौन से तत्व आते हैं आपको याद रह जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, दूसरे ग्रुप में क्या करोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, क्या क्या मांग रहा है, बेटा मांगे कार स्कूटर, और बाप हो रहा है राजी, बाप राजी। ठीक है, तो इसमें दूसरे में कौन कौन आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कुछ भी याद नहीं करना, देखो कितना सिंपल सा मैं बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों बैंगन, आलू, देखो आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दूं, देखो जिससे आप मैच कर पाओ। देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, आ जाओ, देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बस इतना सा तो याद रख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। ठीक है, इतना सा, ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, 14वें वर्ग में अब देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था 30 तक याद रख लो, लेकिन बस वही तो दिक्कत है ना, 30 तक याद नहीं करते आप। एल्यूमिनियम का है 13, 13 के आगे कौन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है, बताओ, होता है नहीं होता। सिलिकॉन के आगे कौन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है, बस याद नहीं करते ना। तो काशी गए शंभु प्रभु, ये ऐसे याद रख लो ट्रिक से। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हो, काशी गए शंभु प्रभु। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना याद रख लो, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, याद रख लोगे क्या। ओ स्टाइल, ओ स्टाइल से टीपो, इतना याद रख लोगे क्या, बताओ बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इतना याद रख लोगे क्या। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। दोस्तों अगर आपने ये याद रख लिया हो गया आपका काम, एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। इतना सा याद रख लोगे क्या, बताओ। इतनी तो पीरियोडिक टेबल आप बना लोगे, इतनी तो बना लोगे, अरे बना लोगे क्या। बस इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ना ही मैं आपको फालतू में याद करवा रहा, इतना याद रख लोगे क्या। ठीक है, अब देखो एक चीज मुझे बताओ, ये पहला आवर्त, ये है दूसरा आवर्त। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8 8 आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। चौथे में कितने होते हैं, 18 होते हैं, यानी इसके बीच में क्या आएंगे, 10 तत्व और आएंगे, आएंगे ना, अरे आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल। दोस्तों कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 21 है वो इधर आएगा, 22 वाला इधर आएगा, 23 वाला इधर आएगा, 24 वाला इधर आएगा, 25 वाला इधर आएगा, 26 वाला इधर, 27 वाला इधर, 28 वाला इधर, 29 वाला इधर, 30 वाला इधर। क्लियर है क्या। और मैंने आपको बताया था बस 30 तक याद रख लो। तो कैल्शियम के जस्ट बाद में 21 किसका होता है, स्कैनेडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो 30 तक आपको याद था, 30 आ गया आपका यहां पर जिंक, और 31वां आपका गैलियम। बस इतनी याद रखनी है। क्लियर है क्या। रोहित कुमार जी बोल रहे सर एग्जाम में ट्रिक भूल जाता हूं, अलग तरीका बताइए सर। तो ट्रिक बता कौन रहा है आपको, ठीक है, ट्रिक बता कौन रहा है, यहां तक समझ में आ गया क्या। दोस्तों प्लीज आप घर पे 2 बार 4 बार 6 बार जितनी पीरियोडिक टेबल हमने बनाई है बस वो आपको बनानी है, इससे आपको सब हो जाएगा एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इतनी पीरियोडिक टेबल, इसके अलावा ना ही गलती से ये याद करने बैठ जाना, ना ही ये याद करने बैठ जाना, कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ जो हमने डिस्कस किया है आपको केवल वो ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग बनाइएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल जितनी मैंने बनाई है उतनी, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों क्या होता है, चलो अब पहले ग्रुप की बात करते हैं। पहले ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, हर्ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आ रहा है पहले ग्रुप में, ठीक है।
दोस्तों पहले ग्रुप में क्या सारे के सारे मेटल्स है क्या? नहीं सर, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन अधातु है, बाकी इसके अलावा सारे के सारे क्या है? मेटल है। दोस्तों पहले ग्रुप में जितनी भी मेटल्स आती है उसे आप लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। याद रह जाएगा क्या? सर क्यों बोलते हैं? पहले तो सर मुझे इसका कारण बताएं। अच्छा अभी बताते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे मान लो सोडियम की आप जब पानी से अभिक्रिया करवाओगे तो ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जल और बेसिक को ही आप लोग अल्कलाइन के नाम से भी जानते हो, क्षारीय बेसिक को आप अल्कलाइन के नाम से भी जानते हो। तो इसलिए हम अल्कलाइन बोल दो, अल्कली इसके नाम से जानते हो, इसलिए हम लोग इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, पहले ग्रुप में जो भी आपके मेटल्स आती है उसे आप लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अल्कली मेटल है तो पहचान लोगे क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के ये जितनी भी है वो क्या है? अल्कली मेटल है, क्षारीय धातु है। याद रह जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर रह जाएगा। दोस्तों ग्रुप नंबर 2 में जितनी भी मेटल्स आती है सारे के सारे मेटल्स है। कौन कौन सी आती है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अगर आप लोगों से पूछा जाए दूसरे ग्रुप में जो मेटल्स होती है क्या उनका कुछ विशेष नाम है क्या? आप लोग बोलोगे यस सर, दूसरे ग्रुप में जो मेटल्स आती है उसे आप लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी क्षारीय मृदा धातु। सर इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, इसका कुछ कारण बता सकते हो क्या? बिल्कुल दोस्तों, जैसे मान लो ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। एक्चुअली में ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और ये ऑक्साइड आपको कहां पर मिलते हैं? जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी में। इसलिए आप लोग इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय पृथ्वी धातु भी आप लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु बोल दीजिए, क्षारीय पृथ्वी धातु बोल दीजिए। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि विच वन ऑफ दीज इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनमें से कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी धातु है या क्षारीय मृदा धातु है, तो आप पहचान जाओगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सर ये होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल। रह जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तीसरे ग्रुप से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक ये सारी की सारी क्या है? मेटल्स है। मैंने भी आपको दिखाया था। दोस्तों क्या इन मेटल को कुछ विशेष नाम दिया जाता है क्या? बिल्कुल, इस मेटल का नाम क्या है? ट्रांजिशन मेटल, यानी संक्रमण तत्व। तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ लेगा इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, है ना। मान लो 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ऑप्शन था लिथियम, तो उसको आप लोग हटा दोगे, क्योंकि ये आप लोगों का जो लिथियम आता है ना वो आपका यहां पर आता है, ना कि यहां पर आता है, ठीक है। इस डी ब्लॉक के अंदर जितने भी आपके मेटल्स है उसे आप लोग क्या बोलते हो? ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्व आप लोग बोलते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। दोस्तों ग्रुप 13, इस ग्रुप 13 की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? हेड कौन है इसका? हेड सर बोरोन है। तो इस ग्रुप 13 को, इस 13वें समूह को, इस 13वें वर्ग को हम लोग बोरोन फैमिली भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? जैसे आप लोगों से बोला जाए बोरोन फैमिली का तीसरा सदस्य बताओ, तो आंसर हो जाएगा ये गैलियम। अगर आप लोगों से बोला जाए बोरोन फैमिली का दूसरा सदस्य बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं है। दोस्तों जो 14वां ग्रुप है, 14वां समूह है, 14वां वर्ग है, इसका हेड कौन है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? कार्बन से। तो इसको हम लोग कार्बन फैमिली भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों 14th ग्रुप को आप लोग कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हो। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कार्बन फैमिली का दूसरा सदस्य कौन है, आप लोग बोल सकते हो सिलिकॉन, ठीक है, ठीक। दोस्तों सिमिलरली 15वें ग्रुप का जो हेड है वो कौन है? आपका नाइट्रोजन है। तो 15वें ग्रुप को आप लोग नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों 16वां जो ग्रुप है ना, 16वां ग्रुप,
इसको दो नाम से जानते हैं। एक तो आप ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हो क्योंकि इसका हेड कौन है, ऑक्सीजन है, तो एक तो आप लोग ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हो, या इस 16वें ग्रुप को एक विशेष नाम से जानते हैं, क्या, चालकोजन। चालकोजन हिंदी में क्या बोलेंगे सर, चालकोजन ही बोलेंगे। क्यों बोलते हैं ऐसा, इसका कारण बताओ सर। देखो दोस्तों, चालकोजन का मतलब होता है और फॉर्मिंग, और फॉर्मिंग, ठीक है, और फॉर्मिंग यानी अयस्क का निर्माण करने वाले। अब सर ये अयस्क क्या होते हैं, वैसे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ही मैं समझा देता हूं, अयस्क का निर्माण करने वाले। देखो दोस्तों, क्या आप लोगों के लिए एल्यूमिनियम जरूरी है क्या? बिल्कुल सर, एल्यूमिनियम के हम लोग बर्तन बनाएंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए सोना जरूरी है? बिल्कुल सर, सोने के हम लोग आभूषण बनाएंगे। दोस्तों आपके लिए कॉपर जरूरी है क्या? हाँ सर, हम लोग कॉपर के वायर बनाएंगे। क्या मेटल बहुत जरूरी है क्या? बिल्कुल सर। अब मेटल आपको मिलेगा कहां से? सर जो मेटल आप लोगों को मिलता है ना, वो कहां पर मिलेगा आपको पता है ना, जैसे पृथ्वी, ये अर्थ है, हम खुदाई उदाई करेंगे, अंदर से निकलता है आप लोगों के मिनरल्स, है ना, हम बोलते हैं मिनरल्स निकल रहे हैं। तो मिनरल्स क्या है, अलग अलग मेटल, सोडियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो आपका मेटल है ना वो प्योर स्टेट में मिलेगा। कैल्शियम आपको अंदर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, कैल्शियम आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में मिले, हो सकता है कैल्शियम सल्फेट के रूप में मिले। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे जो जिंक है वो ऐसा नहीं आपको अकेला पड़ा हुआ मिल जाएगा, वो या तो जिंक ऑक्साइड के स्टेट में मिलेगा, या जिंक कार्बोनेट के स्टेट में मिलेगा, या जिंक सल्फेट के स्टेट में मिलेगा। फिर इससे आप लोग क्या करोगे, जिंक निकालोगे। तो दोस्तों इससे आप लोग जिंक निकाल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, जिंक का अयस्क। दोस्तों इससे आप लोग कैल्शियम निकाल रहे हो तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, कैल्शियम का अयस्क। तो होता क्या है दोस्तों, जितने भी आप लोगों के और होते हैं, अयस्क होते हैं, क्या उसमें आपको देखो उसमें आपको ऑक्सीजन मिलता है, सल्फर मिलता है, तो ये ऑक्सीजन सल्फर ये आपके अयस्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा अयस्क का निर्माण करते हैं। इसलिए 16वें ग्रुप को आप लोग चालकोजन फैमिली भी बोलते हो, क्योंकि चालकोजन का जो इंग्लिश में अर्थ है वो है और फॉर्मिंग, अयस्क का निर्माण करने वाले। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आ गई क्या? ठीक है दोस्तों, 17वें ग्रुप को आप लोग हैलोजन के नाम से भी जानते हो। किस नाम से सर? हैलोजन के नाम से भी जानते हैं। हैलोजन ये 17वें ग्रुप में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इसको हैलोजन के नाम से भी आप लोग जानते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 18वें ग्रुप में जो भी आ रहा है ना, ये सारे के सारे, पहले मैं बताऊं, गैसीय अवस्था में मिलते हैं आपको। जैसे लोहे की बात करें, वो नॉर्मली किस अवस्था में मिलेगा आपको? ठोस अवस्था में। जब गर्म करोगे तब जाके तरल में आएगा, और गर्म करोगे तब जाके गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होगा। लेकिन दोस्तों कुछ तत्व है जो ऑलरेडी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये आपको गैसीय अवस्था में मिलता है। सिमिलरली हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सभी आपको गैसीय अवस्था में मिलता है। और दोस्तों ये आपको अकेले मिल जाएगी, नियोन आपको अकेले मिल जाएगी, किसी से अभिक्रिया नहीं करती। नियोन ऑक्साइड नहीं मिलेगा आपको, नियोन कुछ ऐसा नहीं है क्लोरीन से अभिक्रिया कर लिया, नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि नियोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। सिमिलरली ये भी सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहली कक्षा की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका स्टेबल है। तो दोस्तों जो भी स्टेबल होते हैं, मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग 18वें को इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। सर इनको नोबल गैस क्यों बोल रहे हैं? देखो नोबल का मतलब होता है राजा, राजा। आप मुझे बताओ, जो राजा होता है वो अकेला रहता है या सबके साथ बैठ लेता है? कहीं पर भी प्रजा के साथ बैठा रहता है, दिन भर, भाई आ जाओ क्रिकेट खेलते हैं, ये नहीं दोस्तों, अलग महल में रहता है, हर किसी के साथ नहीं रहता। तो नोबल ये भी अकेली रहती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। क्लियर है क्या? अनुराग जी, एफ ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछता है क्या? उसका तो बात ही नहीं की है। अरे अनुराग जी भैया पढ़ लो, है ना, आप इन अनुराग जी को बहुत उचक नहीं होती बीच बीच में, इनको उस चीज पे होता है कि अभी तक क्या नहीं पढ़ा है, अभी तक जो मैंने पढ़ा दिया उससे कोई लेना नहीं हो। सर एफ ब्लॉक की तो बात ही नहीं करी। अरे अनुराग जी पढ़ लो।
ठीक है अनुराग जी, जब बात करेंगे ना तब आपके मन में आएगा सर इनकी तो बात करी ही नहीं, तो जब इनकी बात हम कर चुके होंगे सारे बच्चों को ये तो समझ में आ गया, जब अभी मैं एफ ब्लॉक की बात करूंगा उनको वो भी समझ में आ जाएगा, आपको ना ये समझ में आना है ये एफ ब्लॉक। ये दो बच्चे हैं यहाँ पर, अनुराग जी और ये रोहित कुमार जी, अपने आप को बहुत वो समझते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दिव्येंद्र जी बात करेंगे पिक्टोजन वगैरह की, सबकी बात करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात को। अच्छा तो दोस्तों अब आई होप आप लोगों को ये वाली चीजें समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों मुझे ये बताओ एफ ब्लॉक में ये जो भी आपके लेंथेनाइड्स हैं, देखो अब एक चीज आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा। दोस्तों लेंथेनम का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। सर क्यों, लेंथेनम में ऐसी क्या विशेषता है जो इस समय इसका एटॉमिक नंबर याद रखूं? दोस्तों लेंथेनम में यह विशेषता है क्योंकि इसी के आगे जो 14 तत्व है 58 से लेकर 71 तक उसको आपने लेंथेनाइड्स बोला, तो यार इसका तो याद रखो आप, ठीक है याद रख लेंगे सर। दोस्तों एक्टिनियम का भी आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, कितना होता है 89 होता है। इसी के आगे जो 14 तत्व है 90 से 103, इसको आप लोगों ने क्या बोला है, क्या बोला है, एक्टिनाइड्स बोला है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है लेंथेनाइड के पहले सदस्य का नाम क्या है। ये आपके लेंथेनाइड से पूरे है ना, इसके पहले सदस्य का नाम क्या है? तो दोस्तों पहले सदस्य का नाम क्या है, इसका पहले सदस्य का एटॉमिक नंबर तो 58 है और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, सीरियम होता है, CERIUM। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। पहला लेंथेनाइड, पहला जो आप लोगों का लेंथेनाइड होगा उस सदस्य का नाम क्या है, सीरियम है। सिमिलरली पहला जो एक्टिनॉइड होगा, एक्टिनॉइड जो सीरीज है, एक्टिनॉइड जो श्रृंखला है, उसका पहला सदस्य का एटॉमिक नंबर क्या है, 90 है और इसका नाम क्या है, थोरियम है। याद रह जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर याद रह जाएगा। दोस्तों आप मुझे ये बताइए एफ ब्लॉक के अंदर जितने भी तत्व हैं सारे के सारे मेटल्स हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था एक उसमें, ठीक है। तो जैसे डी ब्लॉक के मेटल्स को आप लोग ट्रांजिशन मेटल बोल रहे हो कि यहीं से तो निकल के आए, ये यहीं से तो बीच में से निकाले आपने, तो इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, यानी आंतरिक संक्रमण धातु, आंतरिक संक्रमण धातु, आंतरिक संक्रमण धातु, इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी? सर ये जो 8 इलेक्ट्रॉन नेचुरली था ये हमने बनाया हेलोजन में, 8 इलेक्ट्रॉन है हेलोजन में, नहीं इनर्ट गैस की बात करूंगी, वो नेचुरली पाया जाता है, आप कैसे बिठाओगे जाके, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग आगे, आ जाओ दोस्तों। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटम बड़ा होगा या हीलियम का एटम बड़ा होगा। सर जब ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटम बड़ा होगा या पोटेशियम का बड़ा होगा या सीजियम का होगा, तो अलग अलग ट्रेंड पूछे जाते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर या लेफ्ट से राइट पे जाने पर एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक एक चीज पहले समझते हैं, उसी के बाद तो आप बता पाओगे लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। बताइए, मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसे आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलो मुझे बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसमें टोटल एक इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1। सोडियम का क्या होता है, टोटल 11 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पोटेशियम में क्या है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इन सभी के पहले ग्रुप में जो भी आ रहे हैं ना, मैंने 4 का एग्जांपल लिया है, सभी के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2। मैग्नीशियम का 12, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। तो इसमें भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इस सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आ रही है, थोड़ा बहुत आया। अच्छा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं,
पहले ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक है। सभी के आयतन कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। किसी को भी आप लोग उठा के देख लो। दोस्तों दूसरे ग्रुप में जितने भी आप लोगों के तत्व आते हैं सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, इस ऊपर से नीचे कोई सा भी तत्व उठा के देख लो, सभी में के भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। 13वें ग्रुप में जितने भी आप लोगों के तत्व आते हैं सभी के भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। 14वें में 4 है, 15वें में 5 है, 16वें में 6 है, 17वें में 7 है, 18वें में जितने भी तत्व आ रहे हैं सभी के भाइतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़ के, हीलियम में 2 है। ठीक है, जैसे आप लोग मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, फास्फोरस इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है। टोटल इलेक्ट्रॉन 15। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, बचे हुए 5 अगली कक्षा में चले जाएंगे। दोस्तों जिसके भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, उसको कौन से ग्रुप में आएगा? वो कौन से ग्रुप में आएगा बताओ? कौन से ग्रुप में आएगा? 15वें ग्रुप में आएगा। तो देख लेता कि क्या फास्फोरस आपके 15वें ग्रुप में है क्या? अभी दिखा देता हूं, क्या फास्फोरस आपके 15वें ग्रुप में है क्या? देख लो, फास्फोरस आपके 15वें ग्रुप में है क्या? बिल्कुल सर है। क्लियर? दोस्तों सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2,8,6। इसके भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, जिसके भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 16वें वर्ग में आता है। देख लो सल्फर आपका 16वें वर्ग में। ठीक है, समझ में आ गई बात को? बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ? ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, जितने भी अल्कली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 2 में जितने भी आपको लोगों के जिसको आप लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, क्षारीय पृथ्वी धातु, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, उनके भाइतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 13वें के सभी के भाइतम कोश में 3 होते हैं। 14वें के 4 होते हैं। 15 सबका मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, ग्रुप 3 से 12 की बात करें, यहां से तीसरे से 12th की बात करें, तो इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग होती है। ठीक है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम की आपकी 2 होती है, बाकी सबकी अलग अलग होती है। तो अभी इस पे ध्यान नहीं देके, बाकी इसको दिमाग में रख लो। पहले का 1, दूसरे का 2, इसका 3। 13वें में भाइतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 14वें में 4, 17वें में 7, 16वें में 6। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं कि सर जो एटॉमिक साइज होता है, परमाणु आकार बोल दो, परमाणु त्रिज्या बोल दो, सर उसका क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? अच्छा दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन बताओ, अगर किसी पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। सर समान है। लेकिन अगर किसी पीरियड में आवर्त में लेफ्ट से राइट में जाओगे तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। अरे यार दोस्तों, पहले ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सभी के भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ग्रुप में जो भी है सभी के भाइतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। 13वें में जितने भी सभी के भाइतम कोश में 3 है। 14वें में जितने भी सभी के भाइतम कोश में 4 है। तो लेफ्ट से राइट पे जाने पर जो आप लोगों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो बढ़ेगी। क्लियर है क्या? चले आगे, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक गिलास पानी पी लेता हूं मैं, आपकी इजाजत हो तो। पी लूं? अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ। आ रहा है? ठीक है। अब एटम की साइज की बात करते हैं, एटम की रेडियस की बात करते हैं। भाई देखो, अगर किसी एटम की रेडियस ज्यादा होगी तो उसका साइज भी तो ज्यादा होगा ना। तो एटमिक रेडियस बोल दो, साइज बोल दो, बात एक ही है। दोस्तों ऊपर से नीचे आने पर एटमिक रेडियस बढ़ती है और राइट से लेफ्ट पे जाने पर बढ़ती है, लेफ्ट से राइट पे जाने पर घटेगी। इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम से छोटा क्या होगा? हीलियम का एटम। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, आप रटो मत, आइए इस चीजों को समझते हैं, है ना। आ जाओ। देखो दोस्तों, आपसे अलग अलग ट्रेंड पूछे जाते हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, घटेगी। आप हमेशा रटते हो कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। लेकिन अब आपको रटना नहीं है, इसको एक बार सीख लो, जीवन में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, सीख ले क्या? एक बार सीख ले। हाँ सर सिखाओ। देखो ये सारे ट्रेंड है ना,
आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आइए हम लोग सीखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक ग्रुप की बात करते हैं। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ग्रुप के कोई सदस्य ले लिया मैंने, पहले ग्रुप में से उठा लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम, है ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, मैंने इनको उठा लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अरे यार ये क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या किसी को? उठा लिया, ठीक है। दोस्तों आपको पता हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का क्या होता है, लिथियम का क्या होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 1। सोडियम का क्या होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पोटेशियम का क्या होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1। यही होता है। यानी हाइड्रोजन में 1 कक्षा, लिथियम में 2 कक्षा, सोडियम में 3 कक्षा, पोटेशियम में 4 कक्षा, ठीक है। जैसे लिथियम में आपके 2 कक्षा हो गई, सोडियम में आपकी 3 कक्षा हो गई, पोटेशियम में 4 कक्षा हो गई। दोस्तों मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि ऊपर से नीचे आने पर एटम की जो रेडियस होगी, परमाणु की जो त्रिज्या होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे दोस्तों लिथियम का जो एटम है उसमें केवल 2 कक्षा है, सोडियम में कितनी है, 3 है, पोटेशियम में कितनी है, 4 है। तो किसका रेडियस ज्यादा है? सर यार 4 कक्षाएं तो ये ज्यादा होगी ना, यहां पर केवल 2 कक्षाएं कम है। तो आप लोग क्या बोलोगे? सर ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्लियर है ना? है ना? कैसे हुआ? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाला चीज हो गई है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप लोग ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? सर मुझे ये बताओ पहले, विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है? दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की टेंडेंसी। जैसे अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl- बन जाएगा, ये फ्लोरीन एक ग्रहण करेगा तो F- बन जाएगा। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूं जो जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने पास ले लेगा, उस पर उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर भी लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन में यहां पर भी लेके गया, कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी आकर्षित करेगा? सर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी? 11। सर इसमें 11 प्रोटॉन है, सर इसमें 19 प्रोटॉन है, सर इसमें कितने हैं? केवल 3 प्रोटॉन है। सर प्रोटॉन ही तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो करेंगे नहीं। तो सर ये लिथियम में ये इलेक्ट्रॉन जल्दी आकर्षित होगा या सोडियम में जल्दी आकर्षित होगा, किस में होगा? दोस्तों आपका मानना सही है सर, यहां पर 19 प्रोटॉन है, सही बात है सर, सर ये ज्यादा आकर्षित करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर 19 इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो ये प्रोटॉन तो पहले से ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके रखे हुए हैं, अब ये एक इलेक्ट्रॉन को और ले आए। दिक्कत ये है कि सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है? सर बहुत ज्यादा है, ये उतना आकर्षित नहीं कर पाएगा। जबकि यहां पर केवल 2 कक्षा है, केवल 2 कक्षा है, यहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, यहां पर जल्दी आकर्षित कर लेगा। तो यानी ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे आओगे ना उतना ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है दोस्तों? घटती है। समझ में आया क्या? रटने की जरूरत तो नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बताओ रटने की जरूरत है क्या? रटो मत, चीजों को समझो, ठीक है। सर ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत बंधुता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ गया सर? ये क्या आ गया? ठीक है, एक तो ये बताओ, और जब दोस्तों आप ऊपर से नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बताओ। चलो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, जैसे मान लो सोडियम है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है 2,8,1। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और जब किसी पे कोई चार्ज होता है, आवेश होता है, तो उसे आप लोग बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। क्या बोलते हैं? आयन। तो दोस्तों अगर एक चीज बताओ, अगर पोटेशियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं तो क्या ये आयन बन जाएगा क्या? बिल्कुल। दोस्तों यहां पर से भी अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो क्या आयन बन जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो। इसके बाह्यतम कोश में एक ही हो गया ना, बताओ बन जाएगा क्या? ठीक है। अब दिक्कत यह है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, लेकिन निकालूं कैसे? क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होता है। इस इलेक्ट्रॉन को ये जो इसके प्रोटॉन है ना, उसने पकड़ रखा है, प्रोटॉन ने अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। तो अगर आप चाहते हो इसको छुड़ाना तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक कोई इंप्लॉय है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका पैकेज है 15 लाख का। आप चाहते हो वो आपकी कंपनी में आए, तो आप उससे क्या ऑफर करोगे? उसको ये बोलोगे क्या भाई मैं 8 लाख का पैकेज दे दूंगा, मेरे पास आ जा। अरे उसको पहले से 15 लाख का पैकेज है, आपको ज्यादा देना पड़ेगा, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जो भी हो। तो होगा क्या, अगर आप चाहते हो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो उसको कुछ खिलाना पड़ेगा ना, इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों होगा क्या, किसी के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या उसको आयन में परिवर्तित करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे ही आप लोग क्या बोलोगे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलोगे, आयनन ऊर्जा बोलोगे। अब दोस्तों मुझे यह बताओ कौन आसानी से निकल जाएगा, किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा? आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, बताओ बताओ। दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है या इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है? सर ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये प्रोटॉन के बहुत पास में बैठा है, बॉस की नजर रहती है इस पे, बॉस ने बहुत ज्यादा आकर्षित कर रखा है। सर बॉस के सामने से कैसे लेके जाऊं, ये खुद डर रहा है। सर बहुत ज्यादा एनर्जी दूंगा ना, जब बोलूंगा कि भाई एक काम कर, तो 1 करोड़ रुपए ले यार, तब तो ये बॉस को भी छोड़ देगा। तो यहां पर सर बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके निकलेगा। यहां पर क्या है सर, ये जो बीच के प्रोटॉन ना उससे काफी दूरी पर है। इस इलेक्ट्रॉन को सर वैसे ही बॉस पूछता नहीं है, तो उसको चिन्ना से बोलेंगे अरे तू क्या कर रहा है कंपनी में, आजा ले यार मैं देता हूं, तो सर ये आसानी से मान जाएगा। तो ऊपर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, नीचे कम देनी पड़ेगी। यानी ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? कम होती है। समझ गए क्या? हालांकि मैं आपको बता दूं क्या, एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं क्या, बता दूं क्या दोस्तों, जो ट्रेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का होता है वही ट्रेंड किसका होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का होता है। तो गलती से आप लोग भूल जाओ यार बढ़ेगी कम होगी, तो इसका याद है तो इसका भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत बंधुता। दोस्तों जो ट्रेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का होता है वही ट्रेंड इसका होता है। जैसे ऊपर से नीचे आने पर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटती है, घटेगी। आप सर ये तो समझा दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? समझाऊं दोस्तों, कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ लेगा? तो दोस्तों जो आकर्षित करेगा वो जोड़ भी लेगा। तो ऊपर से नीचे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर घट रही है, आकर्षित करने की क्षमता घट रही है, तो जोड़ेगा कैसे? वो भी घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? विद्युत बंधुता घटती है। दोस्तों आगे क्लियर है, समझ में आ गया? ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, बाकी तीनों चीजें आप लोगों की कम हो रही है। ठीक है, आ जाओ। अब सर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होगा, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम लोग उठा लेते हैं तीसरे पीरियड में से सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, इन तीनों को उठा लिया हमने। किसको उठा लिया? सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को उठा लिया। देखो दोस्तों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, मैग्नीशियम का है 12, एल्यूमिनियम का है 13। आपको यह भी पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,8,1, इसका 2,8,2, इसका 2,8,3। ठीक है दोस्तों, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है, उसके 2 है, इसके 3 है। ठीक है,
तो अगर मैं आपको बोलूं किसी पीरियड में आवर्त में लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या कम होंगे? आप लोग बोलोगे बढ़ेंगे, और ये बात मैंने आपको बताई भी है। मजा तो तब है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं लेफ्ट से राइट पे जाने पर एटॉमिक रेडियस के बारे में बताइए, परमाणु त्रिज्या के बारे में बताइए, घटेगी बढ़ेगी क्या होगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ। अब आप लोग बोलोगे सर सोडियम का परमाणु क्रमांक केवल 11 है, उसका 12 है, उसका 13 है, तो सर लेफ्ट से राइट पे जाने पर बढ़नी चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखो ये मैंने आपको तीनों के एटम की फोटो लगा दी दोस्तों। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में किया ना, ये गलत, एक एक्स्ट्रा बन गया इसमें। मैग्नीशियम के बाद कक्षा में 2, इसमें 3, ठीक है। सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे सर? इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन और एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन। ठीक है, ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये बात आप एग्री कर रहे हो क्या? ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए सोडियम में कक्षाएं कितनी है? कितनी कक्षाएं? 1 2 3। सर इसमें 3 कक्षा है, सर इसमें भी 3 कक्षा है, इसमें भी 3 कक्षा है। इसका मतलब सर तीनों के एटम का साइज सेम होगा। आपको ये लग रहा होगा, है ना दोस्तों? आपको ये भी पता है, चलो अच्छा फैक्ट आप कंसीडर कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे बताओ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, या 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आपस में अट्रैक्ट करेंगे? सर 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन की वजह से इसके एटम का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना आकर्षण नहीं है, तो इसका साइज कम नहीं होगा। तो कुल मिला के मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेफ्ट से राइट में आप लोग जाओगे ना, तो एटम की रेडियस परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? क्या होती है बताओ? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? क्या होती है सर? कम होती है। याद रख लोगे क्या? अरे रख लोगे क्या? बोलते नहीं हो आप सर। अब बस करो, नहीं अभी ये पूरा बता दूं, ये करो ना, कल से फिर वो। दोस्तों अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी लेके जाओ, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी लेके जाओ, एक यहां पर भी लेके जाओ, देखो कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा? दोस्तों यहां पर भी देखो यहां पर अट्रैक्ट करने वाला कौन है? 11 प्रोटॉन है। यहां पर अट्रैक्ट करने वाला कौन है? 13 प्रोटॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 13 प्रोटॉन है, जबकि दूरी तीनों में बराबर है, लगभग 3 कोश की दूरी है, 3 कोश की दूरी है। तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। समझ में आ गया? जो ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। जो ट्रेंड आप लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है वही आयनाइजेशन एनर्जी का होता है, यानी लेफ्ट से राइट पे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। दोस्तों समझ में आया क्या ये वाला बात? ये वाली बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना रखते हैं, अभी कल और कंटिन्यू करेंगे। कल ये अपना पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना। अच्छे से रिवाइज करना जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी, फिर हम कल ये अपना पूरा हो जाएगा। देखो कितने शानदार कंटेंट है, देखो ये देखो कितने शानदार प्यारे प्यारे चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मजा आप लोगों को आ जाएगा, मजा आपको आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, तो बस थोड़ा पेशेंस रखो, आराम आराम से पढ़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग रिवाइज करो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।